तो अभी पूरा फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल देखने के बाद हम चलते हैं उसके यूजेस की तरफ। तो पहला यूज है हाइपरटेंशन में, हमने देख लिया है कि उसका रैशनल क्या है। कभी बार आपको एग्जाम में यही पूछते हैं कि व्हाट इज द रैशनल ऑफ यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। तो मीन्स कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में ये ड्रग काम करती है, इफेक्टिव है। तो हमने देख लिया कि 3 मैकेनिज्म्स हैं। एक जो है बीटा 1 रिसेप्टर्स का हार्ट में जो रोल है, जिससे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होने की वजह से एडेप्टेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। दूसरा बीटा 1 है किडनी के ऊपर, जहां पे वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को बंद करती है और इससे इवेंचुअली ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट होता है, कम होता है। और तीसरा जो चीज है सीएनएस में एक्शन होता है, जो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम करती है और जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इनिशियली बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में यूज होने वाली काफी हद तक अभी भी यूज होती है वो, लेकिन जो जेएनसी के क्राइटेरिया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हम लोग पढ़ेंगे कि जेएनसी की गाइडलाइंस जो होती है, जो स्पेशली ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग गाइडलाइंस बाहर निकालती है उसमें यूज होने वाली ड्रग्स का, उसमें से अब ये बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप को निकाल दिया गया है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स काफी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो या फिर उसमें आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, कोमॉर्बिड सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, तो इसीलिए इस ड्रग को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ऐसा रिकमेंडेशन जीएनसी 8 में दिया हुआ है, फिर भी प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज बीटा ब्लॉकर से ये है कि ये काफी सस्ती दवाइयां हैं, बहुत ही चीप दवाई है। सो अपने इंडिया में कॉस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो काफी चीप दवाइयां हैं, तो इसीलिए और ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशन में पेशेंट को ऑलमोस्ट लाइफ टाइम ड्रग देनी पड़ती है, तो उसमें कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेशेंट प्रिफर करता है अगर आप ऐसी दवाइयां दे कि जिसका कॉस्ट कम है। तो मेटाप्रोलॉल जो है वो काफी उसका सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन अभी काफी यूज होता है, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। दूसरी चीज उसका यूज है दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस की। अब कोई आपसे पूछे क्यों एंजाइना पेक्टोरिस में बीटा ब्लॉकर यूज होता है, तो पहले तो आपको आना चाहिए कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सेक्शन में पूरा दिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सुपरफिशियल बता देता हूं कि जैसे हमने बात की थी कि ये हार्ट है, हार्ट का अपना खुद का एक ब्लड सप्लाई होता है जो कोरोनरी ब्लड फ्लो हम लोग बोलते हैं, वो उसको सप्लाई करती है। जब भी हार्ट के ऊपर लोड आता है, मान लीजिए कि हार्ट के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आता है, वो इमोशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी तरह से, तो क्या होता है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो बढ़ जाता है। सो वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हार्ट का ऊपर जो लोड है वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, इन शॉर्ट हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, सिंपल। उसी टाइम पे हमको ब्लड सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल है। जब स्ट्रेस आएगा तो हमें ब्लड सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि हार्ट को ब्लड भी चाहिए होगा। अब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये जो हार्ट को सप्लाई करने वाली पाइपलाइन है उसमें कुछ ब्लॉक हो गया, या फिर ब्लॉक है, ज्यादा पिज्जा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ज्यादा चर्बी है शरीर में, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये पाइप ब्लॉक है। ये पाइप ब्लॉक है, नॉर्मल सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, आपको स्ट्रेस नहीं है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो इनफ होता है नॉर्मल ब्लड सप्लाई के लिए। लेकिन जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, जब भी आपको ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक ब्लड सप्लाई अब नहीं बढ़ पाएगा, तो उसका इफेक्ट आएगा हार्ट के ऊपर। और अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हुआ तो तुरंत ही पेनफुल सिग्नल्स जनरेट होंगे और इससे आपको होगा चेस्ट पेन, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंड्यूस या स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, जिसे हम क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। आप मूवीज में देखते हो ना, लेफ्ट हार्ट के ऊपर पेशेंट ने हाथ रख दिया, उसको बहुत ही चेस्ट पेन होने लगा। सो चेस्ट पेन इज अ मेन थिंग कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है। ये एक टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस है। दूसरे भी टाइप्स के एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरे 2-3 टाइप के भी एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। दूसरा टाइप का ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंजाइना का अटैक आ रहा है, ये सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा एंजाइना है जो नॉर्मल सिचुएशन में भी पेशेंट को दिक्कत कर सकता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक कुछ
ज्यादा हो गया है, कुछ ब्लॉक ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि अभी नॉर्मल सिचुएशन में भी डिफिकल्टी हो गया है। ठीक है। तीसरा एक एंजाइना ऐसा है कि उसमें क्या है कि ब्लॉक्स तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, वो स्पाज्म में चली जाती है, वो स्पाज्म में चली जाती है, इसका कंट्रैक्शन हो जाता है। सो कंट्रैक्शन होने की वजह से अब जो है ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाजोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है, वाजोस्पास्टिक एंजाइना। तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइना होते हैं। अभी बीटा ब्लॉकर्स का रोल एंजाइना पेक्टोरिस में क्या है? जो क्लासिकल एंजाइना है उसमें अगर हम मान लीजिए कि बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोप्रानोलॉल जैसा, इवन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी हम लोग देते हैं, तो क्या होता है कि मेनली बीटा 1 का ब्लॉकेज बहुत एडवांटेज करता है। क्यों एडवांटेज करता है? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, तो बीटा ब्लॉकेज जो है वो स्ट्रेस कम करता है। सो कार्डियक स्ट्रेस कम होता है, उसका हार्ट रेट कम होता है, कार्डियक आउटपुट, सो हार्ट के ऊपर जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो कम होता है, हार्ट का लोड कम होता है। सो ऐसे क्लासिकल एंजाइना में ये बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही एडवांटेजियस है। लेकिन यही जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा 1 और बीटा 2, अगर आप दोनों ब्लॉकर इस वाजोस्पास्टिक एंजाइना में दे रहे हो तो क्या होगा? यहां पे क्या होगा कि बीटा 1 से तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा, लेकिन यहां पे हार्ट का रोल नहीं है। वाजोस्पास्टिक एंजाइना में वैस्कुलर स्पैज्म का रोल, वैस्कुलर रोल बहुत है। यहां पे अगर आपने बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स कोरोनरी का क्या करते हैं? वाजो डायलेटेशंस करते हैं, तो आपने उनको तो ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब अनऑपोज्ड अल्फा एक्शन होगा। ठीक है, आपने बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो जो अच्छे थे, कोरोनरी को वाजो डायलेट कर रहे थे, उसको तो आपने ब्लॉक कर दिया। और जो अभी क्या होगा कि जो एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से वाजोस्पाज्म हो रहा है, उसके पास काम करने के लिए अब सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स ही बचा है, तो वो तो ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा, वो सिर्फ अब अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा कंट्रैक्शंस करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स वाजोस्पास्टिक एंजाइना में कंट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, सो जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोप्रेनोलॉल, उसको वाजोस्पास्टिक एंजाइना में कभी भी नहीं देना है, कंट्रा इंडिकेटेड है। तो दो चीज आई, एंजाइना पेक्टोरिस में नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हो या सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हो, वो दे सकते हैं क्लासिकल एंजाइना में, यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं तो वाजोस्पास्टिक एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें नहीं दे सकते। तीसरा जो रोल होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस एंड प्रिवेंशन। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में, तो जैसे हमने एंजाइना में बात की कि जब भी हार्ट का ब्लड सप्लाई कम होता है, एक पेन सिग्नल जनरेट होता है और जिसे हम लोग एंजाइना बोलते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि यहाँ पे थोड़े टाइम तक यूजुअली कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है बॉडी का खुद का, कि सेल को किसी भी तरह से ब्लड वेसल्स वहां पे खोले और सेल को डेथ ना होने दे, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई अगर ये पार्ट में सेल डेथ हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फार्क्शन। सो अब हो गया है मायोकार्डियल सेल एक इन्फार्क्ट स्टेट में चला गया, तो उसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये इन्फार्क्ट स्टेट में अब क्या होता है, देयर आर चांसेस, ये जो टिश्यू होती है वो ज्यादा डीपोलराइज होने का चांसेस है, और ज्यादा डीपोलराइज होने से हार्ट का रिदम भी चेंज हो सकता है, हार्ट टैकीइरिथमियाज में भी चला जा सकता है। सो ऐसी सिचुएशंस में अगर हार्ट का अगेन पंपिंग या स्ट्रेस कम किया जाए सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, हार्ट रेट कम किया जाए सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो इसीलिए जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये इन्फार्क्शन वाले पेशेंट्स में अच्छे से काम करते हैं, यूजफुल है। इवन प्रोफाइलेक्टिकली भी आप लोग दे सकते हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, स्टेबल हो गया है पेशेंट, तो उसको री इन्फार्क्शन ना हो, उसका प्रिवेंशन करने के लिए भी उसकी रिदम नॉर्मल रहे, उसका हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड ना आए, इसके लिए भी ये बीटा ब्लॉकर प्रिवेंटिव रोल के लिए भी बढ़िया है। सो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका इन्फार्क्शन और इन्फार्क्ट प्रिवेंशन में रोल है।
जैसे हमने बात की थी कि ये कंडक्टिव टिश्यूज के ऊपर एसए नोड, एवी नोड जो इम्पल्स जनरेशन करते हैं और इम्पल्स कंडक्शंस करते हैं, वो सभी का जो कंडक्शन है वो डिले करता है बीटा ब्लॉकर्स, और जिसकी वजह से ये हार्ट रेट कम करता है। सो ऑब्वियसली एरिथमियाज के अंदर स्पेशली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये एक टाइप का एरिथमियाज है जिसके अंदर ये ड्रग्स काफ़ी यूजफुल है। एरिथमियाज में 4 क्लास की ड्रग यूज होती है, क्लास 1, 2, 3, 4 वो सीवीएस में देखेंगे। उसमें से एक कैटेगरी है क्लास 2 ड्रग्स जिसमें बीटा ब्लॉकर्स का रोल आता है। सो जो क्लास 2 ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, इसको ब्लॉक करने के लिए हम ये ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। जो कंडक्टिव टिश्यूज होती है उसमें ऐसे इम्पल्स कंडक्शन चलता रहता है। सो अगर टैकी एरिथमियास हो गया तो उसमें क्या होगा कि बहुत फास्ट होना रहता है, बहुत फास्ट होगा, तो वो जो फास्ट कंडक्शन होता है उसको ब्लॉक करने के लिए आप लोग ये ड्रग्स दे सकते हैं। तो हार्ट रेट इन शॉर्ट कंट्रोल करने के लिए आप लोग एरिथमियाज में बीटा ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने कहा था एस्मोलॉल का, ठीक है। तो एस्मोलॉल को आप इंट्रा ऑपरेटिवली यूज कर सकते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिवली अगर हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए तो आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्विक एक्शन होती है, छोटे टाइम के लिए एक्शन होती है और जो बहुत ही यूजफुल रहती है, लाइफ सेविंग रहती है। ओके, सो एक और यूज जो बीटा ब्लॉकर्स का होता है वो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या। तो जो हार्ट फेलियर है वो 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का जो हार्ट फेलियर है उसे बोलते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर और कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, और दूसरे टाइप का जो हार्ट फेलियर है इसे बोलते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर और डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक है, क्या है डिफरेंस मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये जो हार्ट है ये इसका वीनस रिटर्न है और यहां से आगे इसका ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, इसका कार्डियक आउटपुट है। तो जब भी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाने से या फिर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाने की वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो ब्लड वेसल है वो कंट्रैक्शंस होंगी। सो क्या होगा कि इसका लोड हार्ट पर आएगा, ठीक है, हार्ट को अब अगेंस्ट द रेजिस्टेंट पंप आउट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हार्ट के मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा और इवेंचुअली क्या होगा कि हार्ट का जो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर है उसका हाइपरट्रोफी होगा, ठीक है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया मेडिसिन से तो इवेंचुअली हार्ट के जो मसल सेल्स हैं वो उसका डेथ होने लगता है धीरे धीरे उसे बोलते हैं हम लोग रीमॉडलिंग, ठीक है। रीमॉडलिंग मीन्स क्या होगा कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगेगी और फाइब्रस टिश्यू बढ़ने लगेगी। सो कहने का मतलब है कि हार्ट जितना इलास्टिक हो उतना अच्छा है, ज्यादा उसका स्ट्रेचिंग होगा तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसका इलास्टिसिटी कम होने से फाइब्रस टिश्यू बन गया तो अब फिर उसका ज्यादा स्ट्रेचिंग भी नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। सो धीरे धीरे उस स्टेट में चला जाता है ड्रग्स की हार्ट की जहां से अब उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। सो पहली स्टेट ऐसी है कि जहां पे क्या है कि अभी तक ऐसी स्टेट नहीं आई है, अभी ऐसी स्टेट है कि सिर्फ हार्ट पे लोड बढ़ा है, ठीक है। सो हार्ट पे लोड बढ़ा है, ऐसी सिचुएशन है। तो उस सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक या फिर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि अगर रीमॉडलिंग का प्रोसेस अभी थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ है तो उस स्टेट पे अगर आप बीटा ब्लॉकर जैसी ड्रग दे देते हो तो क्या होगा कि हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो हार्ट का जो वर्कलोड आप कम कर सकते हो, इसलिए बीटा ब्लॉकर आप क्रोनिक हार्ट फेलियर में दे सकते हो, क्योंकि क्रोनिक हार्ट फेलियर में ये क्या करेगा कि ये जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है वो भी ये कम करेगा, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का जो ओवर एक्टिव है वो भी कम करेगा और इवेंचुअली जिससे क्या होगा कि हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होगा। सो हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम होगा और बेनिफिशियल होगा। सो अर्ली स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर, कहने का मतलब ये है कि अर्ली स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर जिसे हम क्रोनिक या फिर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं, उसमें बीटा ब्लॉकर फायदा कारक है। लेकिन अब जैसे हमने बात की कि अगर एडवांस स्टेट में पहुंच गया है जहां पे अब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हार्ट का जो मसल है वो टोटल फाइब्रस हो जाएगा और अब क्या होगा कि अब हार्ट का किसी भी तरह से एबिलिटी ही नहीं रहेगा कि पंप करने आए। सो पंप करने का एबिलिटी पूरा चला जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है। क्यों एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है? क्योंकि हार्ट तो ब्लड बाहर निकाल नहीं सकता है,
टिश्यूज को ब्लड चाहिए, अगर टिश्यूज को ब्लड नहीं पहुंचेगा, जैसे मान लीजिए किडनी को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसका परफ्यूजन नहीं होगा तो उसको एक्यूट रीनल शटडाउन हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो उसको थोड़ा प्रेशर तो मेंटेन करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन के लिए किडनी को। वो प्रेशर मेंटेनेंस का काम करती है सिंपैथेटिक ड्राइव। तो उस टाइम पे एक्सेसिव सिंपैथेटिक ड्राइव बॉडी को रोक के रखती हुई होती है, ठीक है। हार्ट तो अपना काम नहीं कर सकता, ये जो सिंपैथेटिक ड्राइव हो वो एक्सेस स्टिमुलेशन करके बॉडी के ऑर्गन्स को चला रही होती है। अभी उसी टाइम पे अगर मान लीजिए अगर आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो तो क्या होता है, तो इस टाइम पे अगर बीटा ब्लॉकर देते हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी आप कट करते हो। बीटा ब्लॉकर का तो रोल ही है सिंपैथेटिक एक्टिविटी कट करना, तो कट करता है तो जिसके ऊपर बॉडी टिका हुआ है वही सपोर्ट चला जाएगा। इसीलिए इस स्टेट में बीटा ब्लॉकर्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। एक्यूट या डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में जो बीटा ब्लॉकर है वो कंट्राइंडिकेटेड है, और क्रोनिक या फिर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है उसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया। हाइपरथायरॉयडिज्म और माइग्रेन में भी बीटा ब्लॉकर का रोल है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग देखेंगे, ये भी एंडोक्राइन में पूरा चैप्टर है, लेकिन उसमें एक फीचर है ऑब्वियसली हाइपर मेटाबॉलिक सिचुएशन होती है। हाइपरथायरॉयड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि एक्सेस सिंपैथेटिक ड्राइव, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेस सिंपैथेटिक ड्राइव एक सिम्टम होता है पाल्पिटेशन मीन्स या फिर इंक्रीज इन द हार्ट रेट। तो ये एक सिम्टम होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस का हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट्स है जिसको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उस पेशेंट्स को हार्ट रेट कम करने के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हमें पता है कि हार्ट रेट कम करते हैं, हार्ट का जो लोड है वो कम करते हैं। एक और रीजन है जहां पे बीटा ब्लॉकर यूज होता है, दैट इज माइग्रेन। अब क्यों एग्जैक्टली यूज होता है ये अभी तक अनएक्सप्लेन है, किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन जैसे माइग्रेन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि माइग्रेन एक वाजोडाइलेटरी सिचुएशंस है, इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन के जो लेयर्स हैं वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स के आजू बाजू या फिर नर्व्स के आजू बाजू इन्फ्लामेशंस होता है और ब्लड वेसल्स जो है वाजोडाइलेट कर जाती है, और बिकॉज ऑफ दिस वाजोडाइलेटेशंस आपको थ्रोबिंग पेन होता है, बहुत सर में थ्रोबिंग पेन होता है, कई बार यूनिलेटरल पेन भी होता है। तो ये माइग्रेन है। माइग्रेन में प्रोफाइल एक्सिस के तौर पे ये बीटा ब्लॉकर्स प्रोप्रेनोलॉल स्पेशली दी जाती है। अगर मेरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि लिपिड सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली सीएनएस में एक्ट कर पाएगी, और ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसका रोल ये है कि यूजुअली बीटा 2 रिसेप्टर्स वाजोडाइलेटरी है, तो अगर हम ब्लॉक करते हैं तो वाजो कंस्ट्रिक्टिव एक्शन आएगा एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन दिस पेशेंट। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस में प्रोप्रेनोल का यूज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा एक यूज होता है एंग्जाइटी में या फिर सोशल फोबिया, इसे हम लोग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको परफॉर्म करनी होती है या फिर कोई एग्जाम में आप बैठे हैं, वाइवा में बैठे हैं, तब आपको कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि पर्सन जो है सामने वाला बोल भी नहीं सकता है। हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, पाल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होने लगता है, ट्रेमर होने लगता है, ठीक है। उस टाइप की सिंपैथेटिक एक्सेस सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है। तो उस टाइम पे भी अगर पेशेंट को काम डाउन करना है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम करना है, तो आप प्रोप्रेनोलॉल जैसी ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, सीएनएस में पहुंचेगी। जो एंग्जाइटी हो रही है ना, एंग्जाइटी एक विशेष साइकिल होती है, जब भी आप परफॉर्म करने जाते हो तो परफॉर्म आपसे नहीं हो रहा है तो भी वो एंग्जाइटी को ऐड ऑन करता रहेगा। एक विशेष साइकिल चलती रहेगी कि जो एंग्जाइटी का रीज़न है वो ही अपने आप से एंग्जाइटी बढ़ाता रहेगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा वो अगेन एंग्जाइटी बढ़ाएगा। ये जो पूरा साइकिल है ये ब्रेक करता है प्रोप्रेनोलॉल, और काफ़ी सारे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के केस में ये यूज़ होता है। सेम वे ट्रेमर, जो इसेंशियल ट्रेमर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाते हैं, हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होते हैं जो मसल के अंदर जो ब्लड सप्लाई पहुंचती है वहाँ पे होते हैं, और उसका स्टिमुलेशन होने से मसल सप्लाई बढ़ता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं तो ट्रेमर कम हो जाते हैं। ग्लोकोमा, जैसे हमने बात की थी, अल्फा
एगोनिस्ट का भी रोल होता है, जैसे अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है वो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें होते हैं, सिलियरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स में अगर उनका स्टिमुलेशन किया जाए तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शंस कम होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम होता है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन। सो एपिनेफ्रिन की एक दूसरी ड्रग्स है डिपीवेफ्रिन, तो उसका यूज किया जाता है। सेम वे बीटा 2 रिसेप्टर्स भी पाए गए हैं, जो सिलियरी बॉडी है वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर्स भी पाए गए हैं, और ये बीटा 2 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है तो भी एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो अगर हम किसी भी तरह से ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो अगर बीटा ब्लॉकर हम लोग देंगे तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन नहीं होगा और हम लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर पाएंगे। सो इसीलिए ग्लोकोमा में भी रोल होता है। टीमोलॉल जैसी ड्रग्स हैं, हम लोग पूरा एक सेशन करेंगे ग्लोकोमा के बारे में, ग्लोकोमा की फार्माकोथेरेपी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टीमोलॉल जैसी कुछ ड्रग्स है जो हम लोग यूज करते हैं और हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पेशेंट का कम कर सकते हैं। अब देखते हैं साइड इफेक्ट प्रोफाइल के बारे में या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल के बारे में। ये सब यूजेस हमने देख लिए हैं, ये क्या रैशनल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से बीटा ब्लॉकर्स यूजफुल होता है। अब हम कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी देख लेते हैं। एक तो प्रोप्रेनोल देने से प्रेसिपिटेशन ऑफ CSF या फिर इडीमा भी होता है, जैसे हमने बात की कि कंट्रा इंडिकेटेड है एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में, राइट। सो कई बार उस टाइप के जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अगर उस टाइम में दे देते हैं तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट का सिचुएशन बिगड़ सकता है। ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ऑब्वियसली हार्ट रेट कम होता है तो कई बार उसका टॉक्सिसिटीज हो जाने से या फिर इसका हायर डोज देने से पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ही कम हो जाता है, जिससे इवेंचुअली क्या होता है कि कई बार पेशेंट ब्लॉक प्रोन है, कोई पेशेंट्स प्रोन है हार्ट रेट कम होने के, तो उसमें हार्ट का जो रिदम है वो ब्लॉक भी हो सकता है, उसे AV ब्लॉक भी बोलते हैं, तो उस स्टेट में भी पेशेंट चला जा सकता है। बीटा ब्लॉकर, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से जो लिपिड प्रोफाइल के ऊपर भी एबनॉर्मल असर पड़ता है। सो जो खराब लिपिड हैं VLDL LDL वो बढ़ जाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी में हमने बात किया कि अस्थमा और COPD वाले पेशेंट्स में अगर आप बीटा ब्लॉकर, स्पेशली बीटा 2 ब्लॉकर्स दे देते हो तो उनको ब्रोंकोडाइलेशन में बहुत तकलीफ होगी और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। वेरिएंट एंजाइना जैसे हमने बात की थी, या फिर जिसका नाम है वाजोस्पेस्टिक एंजाइना, उसमें भी अगर हमने बीटा 2 ब्लॉकर्स या फिर नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स दे दिए तो अनअपोज्ड अल्फा एक्शंस की वजह से कोरोनरी वाजोस्पाज्म अग्रावेट हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन वर्जन हो जाएगी, इसमें आप नहीं दे सकते। बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो मसल्स की ब्लड सप्लाई के अंदर डायलेशंस करते हैं, जिससे इवेंचुअली ट्रेमर आता है, लेकिन अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो कंट्रैक्शन होने से मसल का ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एक्सरसाइज कैपेसिटी कम होगी और पेशेंट टायर्ड फील करेगा। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज का कोई पेशेंट है जिसमें जैसे मान लीजिए कि उसमें भी वाजोस्पाज्म का खतरा रहता है, तो उसमें भी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज का कोई पेशेंट्स है, उसमें भी अगर आपने बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिए तो अगेन अनअपोज्ड अल्फा एक्शन भी रहेगी सिर्फ काम करने के लिए, और अनअपोज्ड अल्फा एक्शंस की वजह से अगेन वहां पे भी वाजोस्पाज्म होगा, तो इसीलिए पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज भी वर्जन हो सकता है, तो जिससे कोल्ड हैंड, फीट, इवन गैंग्रीन जैसे सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज GI अपसेट रहता है, CNS में काम करती है, इसलिए नाइटमेयर और फॉरगेटफुलनेस जैसी चीज रहती है और सेक्सुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो ये कुछ पूरे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रोफाइल्स थे जिसकी वजह से अभी प्रोप्रेनोलॉल या फिर बीटा ब्लॉकर एज सच कम यूज होते हैं। इसके ऊपर से अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की तरफ ज्यादा रुख रखते हैं, राइट। क्योंकि नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, स्पेशली बीटा 2 ब्लॉकर्स की वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये बीटा 1 की वजह से है, ठीक है। बाकी आप सब देख लीजिए, मोस्टली सब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल है वो बीटा 2 की वजह से, ये भी बीटा 2 की वजह से, रेस्पिरेटरी भी बीटा 2 की वजह से, अनअपोज्ड एक्शन भी बीटा 2 की वजह से, टायर्डनेस भी बीटा 2 की वजह से,
पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज भी बीटा 2 की वजह से, ये भी बीटा 2 की वजह से। सो मोस्ट ऑफ जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल है वो बीटा 2 ब्लॉकेट की वजह से होता है। सो इसीलिए हमको ज्यादा यूजफुल या फिर प्रैक्टिकल वो है कि आप बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स का यूज करें। इसीलिए बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स ही ज्यादा चलन में है, जो हाइपरटेंशन और ये सब यूज में ये यूज होता है। दूसरा हमें जानना जरूरी है कि इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक, जैसे हमने पहले बात की थी क्लासिफिकेशन में कि कुछ बीटा ब्लॉकर स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है। मींस क्या होती है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें कुछ कुछ बीटा स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर वो ये कौन सा टाइप का बीटा ब्लॉकर है, ब्लॉक भी बीटा रिसेप्टर्स को करता है और साथ में थोड़ा स्टिमुलेट भी करता है। तो हाँ, इसे बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट ऐसा है कि अगर फुल एगोनिस्ट का फुल +2 एक्टिविटी है तो पार्शियल एगोनिस्ट का +1 एक्टिविटी है। तो ये फुल एगोनिस्ट नहीं है, तो ये ब्लॉकर भी है, साथ में थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेटरी एक्शंस भी करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि डिसएडवांटेज मेन बीटा ब्लॉकर्स के हमें याद रखना है, तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि अगर ज्यादा बीटा रिसेप्टर्स का ब्लॉक हो गया, स्पेशली बीटा 1 का ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, जैसे मैंने बात की थी कि कुछ कुछ पेशेंट्स में हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा और उसमें सीवियर ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्लॉक होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, CHF होने का चांसेस बढ़ता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होने का चांसेस बढ़ता है। तो अगर उस पेशेंट्स को इस टाइप की ड्रग्स दी जाए जिसमें इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है तो कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है, सो उस पेशेंट्स में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगा, कंप्लीट CHF नहीं होगा, कंप्लीट मायोकार्डियल डिप्रेशन नहीं होगा, तो उस पेशेंट्स में भी ये फायदा करती है। दूसरा चीज क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीटा ब्लॉकर के बारे में ये होती है कि बीटा ब्लॉकर को कभी भी विड्रॉ सडन नहीं करना चाहिए। नो सडन विड्रॉल। जब भी कोई पेशेंट हाइपरटेंशन या कोई भी चीज के लिए बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट के ऊपर है, अगर उसको सडनली आपने बंद कर दी दवाई तो क्या हो सकता है, सडनली ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर सडनली हो सकता है। सो विड्रॉल हाई ब्लड प्रेशर होते थे, तो ये विड्रॉल हाइपरटेंशन अगर आपने ये इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक वाला दिया है तो उसमें ये होने का चांसेस कम है। ठीक है, सेम वे एवी कंडक्शन डीले या फिर एवी पार्शियल हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस भी कम है। तो जो भी ऐसी दवाइयां हैं, जो भी ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की जो प्रोन पेशेंट्स होते हैं, हार्ट ब्लॉक प्रोन पेशेंट होते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशंस के प्रोन पेशेंट्स होते हैं, इनमें ये ड्रग्स अच्छे से काम करती है, पिंडोलॉल, ऑक्सप्रिनोलॉल और इवन प्रोप्रेनोलॉल। दूसरी कुछ एक्टिविटी है दैट इज अनरिलेटेड टू बीटा ब्लॉकर, जैसे हमने बात की कि इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जो पेशेंट हाई ब्रेडिकार्डिया प्रोन होते हैं, जो पेशेंट्स अस्थमा के प्रोन होते हैं जिनको आते हैं, तो उन पेशेंट्स में आप लोग ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिससे क्या फुल एक्टिविटी नहीं आएगी कोई भी ड्रग की, उसकी पार्शियल एक्टिविटी ही आएगी। सो दैट वुड बी हेल्पफुल इन दोज पेशेंट्स। मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्शंस भी होती है प्रोप्रेनोलॉल में। इसके अलावा जैसे लिग्नोकेन में होती है मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग मींस लोकल एनेस्थेटिक थोड़ा एक्शंस रहता है प्रोप्रेनोलॉल का, और सोडियम चैनल ब्लॉक भी करती है जिससे एरिथमिक एक्शंस भी आप हार्ट में अचीव कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होती है, इसलिए ऐसी ड्रग्स जिसमें लोकल एनेस्थेटिक एक्शन है और अगर आप ग्लोकोमा में यूज कर रहे हो तो कॉर्नियल एनेस्थेसिया होने का भी खतरा रहता है। सो ऐसी ड्रग्स आपको यूज करते हुए ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार वाइवा में पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो वाइवा में आपको कई बार पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ये क्यों सिलेक्टिव। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ही लिया कि क्यों सिलेक्टिव ब्लॉकर्स का भी यूज करना है, क्यों सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर का यूज करना है, तो उससे क्या क्या एडवांटेज है। तो जैसे जो भी कंट्राइंडिकेशन से, जो भी डिसएडवांटेज से, वो सब एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अस्थमा वाले पेशेंट्स हो गया, उसमें सेफ हो गया। डायबिटीज वाले पेशेंट है, उसमें ये कंपैरेटिवली सेफर हो गया। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज वाले हैं, उसमें कंपैरेटिव से है। एक्सरसाइज कैपेसिटी इंपेयरमेंट नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क अब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बीटा 2 मीडिएटेड था, बीटा 2 को हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, इंसुलिन कम हो रहा था तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये अच्छा नहीं था।
एंड लेस रिस्क ऑफ डिसलिपिडीमिया, जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस होते हैं। ये सब चीजें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज करने से कम होती है। फिर भी एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बीटा 1 आप सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज कर लो, उससे फिर भी डायबिटीज वाले पेशेंट में कंप्लीट सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट्स को ऐसी दवाइयां चल रही हैं कि जो हाइपोग्लाइसेमिया कर सकती है, तो अगर उसमें बीटा 1 आपने ब्लॉक किए तो हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस हो जाएगी, जो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स थे वो कम हो जाएंगे। सो आपको डायबिटीज में यूज करते वक्त ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन से सिलेक्टिव हैं, जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे एक दूसरा नेमोनिक दिया गया है, इसके ऊपर से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में याद रखता हूँ कि ए से एन तक के जो सभी हैं ऑलमोस्ट ये सभी सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स ही होते हैं। दूसरे कुछ बीटा ब्लॉकर्स जो दूसरी जनरेशन्स के बीटा ब्लॉकर्स जिसकी कुछ पिक्यूलियर एक्टिविटी होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक मेटोप्रोलोल है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है, स्पेशली कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर है, एन तक में आता है ऑब्वियसली। सो कार्डियो सिलेक्टिव स्पेशली बीटा 1 को ही ये ब्लॉक करता है। सो काफी सारे कार्डियक सिचुएशंस में यूज होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ये सब चीजें नहीं होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का भी इसका अच्छा होता है, इसलिए ये टैबलेट फॉर्म में देंगे तो बहुत अच्छा है टैबलेट फॉर्म में, और इवन आईवी इंजेक्शंस में ये काफ़ी सारे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में बहुत यूजफुल है। एटेनोलॉल ये तो बहुत ही फेमस दवा है क्योंकि इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, तो ज़्यादा सीएनएस साइड इफेक्ट्स इसका नहीं है। अगेन सिलेक्टिव है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, दिन में एक ही बार लेना पड़ता है, कोई लिपिड प्रोफाइल या फिर कोई बीटा 2 रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नहीं है। तो एटेनोलॉल बहुत ही फेमस ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली बहुत ही सस्ती दवाई है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये चलती है। पार्शियल बीटा एगोनिस्ट जैसे हमने बात की थी कि वही है पार्शियल बीटा एगोनिस्ट जिसमें इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटीज भी होती है, जिससे ब्रेडिकार्डिया प्रोन और लिपिड प्लाज्मा ऑल्टरेशंस बहुत कम होगा, विड्रॉल रिएक्शन इसका बहुत कम होगा। ईवी ब्लॉक वाले जो पेशेंट्स हैं, अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, इसमें भी ये फायदा कारक है। दूसरे कुछ बीटा ब्लॉकर्स, एस्मोलॉल की बात की जिसे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता है, वो बहुत छोटे कम टाइम के लिए काम करता है, बहुत क्विकली काम करता है। तो जब भी पेशेंट्स को एरिथमिया वाली सिचुएशंस में इंट्रा ऑपरेटिवली चला जाता है, जैसे एट्रियल फ्लटर हो गया, फिब्रिलेशंस हो गया, सुप्रावेंटिकुलर टैकीएरिथमिया हो गया, तो उस टाइम पे अगर हम इन्फ्यूजन के तौर पे देते हैं तो पेशेंट का हम रिदम फटाफट से कंट्रोल में ला सकते हैं। सो ये भी इन्फ्यूजन फॉर्म में या इंजेक्शंस में दिया जाता है, दैट इज एस्मोलॉल। दूसरे कुछ ड्रग्स हैं जो दूसरी कोई मैकेनिज्म से काम करते हैं और कोई रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करते हैं, उसमें से एक है दैट इज सैलिप्रोलॉल। ये बीटा 1 को ब्लॉक करता है लेकिन साथ में बीटा 2 का एगोनिस्टिक एक्टिविटी है। ये कैसा बीटा ब्लॉकर, जो ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है और बीटा 2 का एगोनिस्ट एक्टिविटी है, तो इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया। जो भी नेगेटिव चीजें थी वो बीटा 2 ब्लॉकेट की थी, तो इसने तो बीटा 2 का एगोनिज्म कर दिया। तो अस्थमा सभी वाले पेशेंट्स में अच्छे से यूजफुल होता है। और एडिशनल भी इसकी एक्टिविटी है कि ये वाजो डायलेशन डायरेक्टली करता है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करके। सो डायरेक्टली नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करके वाजो डायलेटरी एक्शन क्रिएट करता है। दूसरी ड्रग हो गई नेबिवोलॉल। नेबिवोलॉल एन से शुरू होती है, तो इसमें तो मालूम है कि नाइट्रस ऑक्साइड का डोनर है, तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, एन तक है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड का भी डोनर है। सो इससे डायरेक्टली वासोडाइलेटेशन होता है और जो एंडोथेलियल फंक्शन जो ब्लड वेसल्स का होता है वो भी इंप्रूव करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस डिले करता है। सो सीएचएफ में, हाई ब्लड प्रेशर में एज अ प्रिवेंटिव भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कार्वेडिलॉल बीटा ब्लॉकर्स तो है ही, साथ में ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। सो अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तीनों एक्टिविटी है। सो हार्ट के ऊपर ये बेनिफिशियल है बीटा ब्लॉकर की, से अल्फा से ब्लड वेसल्स का ये वासोडाइलेशन करता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग करने से अगेन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दोनों के ऊपर फायदा कारक है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इवन दो उसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है दैट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसमें होती है। सो बहुत इफेक्टिव रोल है इसका कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, जो रीमॉडलिंग प्रोसेस है इसको भी ये कम करता है, हार्ट का लोड भी कम करता है। सो हर एक तरीके से ये बेनिफिशियल ड्रग है।